Assalamu alaikum. Here we are coming with our another lecture regarding D block elements, and we are discussing the 3D series, that is the elements from scandium to zinc. And you know that when we move from scandium to zinc, there is increase in nuclear charge. इसमें scandium में nuclear charge कितना है? +21 है. और इसमें जिंक में कितना न्यूक्लियर चार्ज है? +30 है. ठीक है. तो जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड. जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. तो न्यूक्लियर चार्ज जब भी इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो साइज है, साइज जो है वो डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड. बिकॉज देयर इज अ रूल, जब भी न्यूक्लियर चार्ज एक एलिमेंट का ज्यादा होता है, उस एलिमेंट में जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन करके उसका जो एटॉमिक साइज है उस एलिमेंट का वो डिक्रीज हो जाता है. दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक इन ट्रांजिशन सीरीज, जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है. और जब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, आपका जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो हम कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? एटॉमिक रेडियस वाली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, या एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इस वाले लेक्चर में. तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, व्हेन इन केस ऑफ 3D सीरीज, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम +21 टू +30. जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज. तो ऑब्वियसली जब साइज डिक्रीज होगा तो आपकी एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं. तो मैं यहां पे एटॉमिक रेडियस लिख लेता हूं, हर किसी एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस में लिख लेता हूं. यहां पे स्कैंडियम की एटॉमिक रेडियस देखी गई है, दैट इज 144 पिकोमीटर. इसकी स्कैंडियम की एटॉमिक रेडियस. टाइटेनियम की 132 पिकोमीटर है. और वैनेडियम का जो एटॉमिक रेडियस देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइन किया गया है, दैट इज 122 पिकोमीटर. और इसका क्रोमियम का है 117 पिकोमीटर, इसका भी 117 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर, 116 है इसमें, 117 पिकोमीटर है, 117 पिकोमीटर है, और 125 पिकोमीटर है. आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने एटॉमिक रेडियस का वैल्यू लिखा है यहां पे. स्कैंडियम से जिंक की तरफ आप जब भी जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और जब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा. वो जो आप यहां पे देख सकते हो, स्कैंडियम का एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है, 144 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस है. लास्ट वाले एलिमेंट का कितना है? 125 पिकोमीटर. पहले एलिमेंट का कितना है? 144. लास्ट वाले एलिमेंट का कितना है? 125 पिकोमीटर. 124 से 125 डिक्रीज हो चुका है. ये डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस का होना फ्रॉम मूविंग upon moving from scandium to zinc, this is because of the increase in nuclear charge along the period. इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम along the period मूव करते हैं, along the period जब हम मूव करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है. और जब भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है. और जब भी आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, आपकी एटॉमिक रेडियस भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. तो सिंपल सा कंसेप्ट है इन केस ऑफ 3D सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज फ्रॉम जिंक, स्कैंडियम टू जिंक. जब हम मूव करते हैं, आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाती है. अब जो ऑब्वियसली देख सकते हैं, स्कैंडियम का रेडियस 144 पिकोमीटर है, और इसका जो रेडियस है 125 पिकोमीटर है. ये रेडियस का डिक्रीज होना फ्रॉम 144 टू 125, ये रेडियस का डिक्रीज होना इंडिकेट करता है कि अलोंग द पीरियड कुछ तो है जिसकी वजह से ये साइज डिक्रीज हो रहा है या रेडियस डिक्रीज हो रहा है. वो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना. जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, यहां ये लास्ट वाले एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, उसकी वजह से एटम्स में कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से इनका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पे बताऊंगा, जब हम मूव करते हैं क्रोमियम से कॉपर की तरफ, आप यहां पे देख लो, when we move from chromium to copper, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज. +24, +25, +27, +28, +29. तो न्यूक्लियर चार्ज यहां पे इंक्रीज हो रहा है.
तो साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज, साइज डिक्रीज होना चाहिए. when there is increase in nuclear charge on moving from chromium to copper, there should be decrease in size. अब फिर से समझ लीजिए, क्रोमियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो +24 है, और कॉपर का जो न्यूक्लियर चार्ज है +29 है. जब हम क्रोमियम से कॉपर की तरफ जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज. हमारे हिसाब से अगर इसका न्यूक्लियर एटॉमिक साइज है 117 पिकोमीटर, फिर यहाँ पे 110 पिकोमीटर आना चाहिए, फिर उससे कम आना चाहिए 105 पिकोमीटर, फिर आना चाहिए फॉर एग्जांपल 90 पिकोमीटर, फिर आना चाहिए 80 पिकोमीटर. यानी कि हमारे हिसाब से व्हेन देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, देयर शुड बी डिक्रीज इन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज. लेकिन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज यहाँ पे हो ही नहीं रहा है. यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है वो मोर और लेस सेम है. क्रोमियम से कॉपर जाते वक्त, क्रोमियम से कॉपर की तरफ जाते वक्त न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो रहा है. यहाँ पे 117, 117, 116, 117, 117, ये रेडियस का ऑलमोस्ट सेम आना, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है. अब देख लीजिए, क्रोमियम से लेकर कॉपर की तरफ फिर से जाओगे आप, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा +24 से +29. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज. लेकिन साइज डिक्रीज ही नहीं हो रहा है. 117, 117, 117, 117 पिकोमीटर, सबका रेडियस लगभग सेम है. हालांकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज. लेकिन साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज. लेकिन साइज हो क्या रहा है? वो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है इनमें, क्रोमियम से कॉपर की तरफ. क्यों सेम रहता है साइज, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. बेसिकली क्रोमियम की बात अगर आप करोगे, क्रोमियम में डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मैंगनीज में भी डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आयरन में डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कोबाल्ट में डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहां डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कॉपर में डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं. When we move from chromium to copper, there is increase in number of d electrons. पहले क्रोमियम में d में 5 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है. When we move from chromium to copper, d इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. d इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाना, d ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस को कम कवर करेंगे. जब वो न्यूक्लियस को कम कवर करेंगे तो न्यूक्लियस जो है, यहां पे देख लीजिए फिर से, डी ऑर्बिटल्स का जो नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, और जब इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से हम एक रूल है यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज +25, +24, +25, +26, +27, +28, +29. न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा उतना साइज क्या होगा? डिक्रीज. जब साइज डिक्रीज हो रहा है लेकिन साइज क्या रह रहा है? ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, लेकिन यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज. डी ऑर्बिटल्स का नंबर इंक्रीज होना, यहाँ पे पोअर शील्डिंग इफेक्ट होगी. वो पोअर शील्डिंग इफेक्ट का होना that compensates the increased effect of nuclear charge. When we move from chromium to copper, no doubt nuclear charge increases, but the number of d electrons also increases. When the number of d electrons also increases, there is poor shielding of nucleus caused by these d electrons. When these d electrons cause poor shielding, because of that poor shielding, the increased effect of nuclear charge that is compensated. जब वो compensate हो जाए, साइज ना तो ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा. उसकी वजह से इनका जो साइज है 117, 117, 111, 116, 117, 117, वो जो साइज है यहाँ पे वो मोर और लेस क्या रह जाता है? सेम. हालांकि आपको पता है जब यहाँ से यहाँ की तरफ हम जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज. लेकिन डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है? ज्यादा. जितना जितना डी ऑर्बिटल्स में डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितना ज्यादा होगा,
वो इनर डी ऑर्बिटल्स का नंबर ज्यादा होने की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट होगा, दैट विल कंपनसेट द इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, और उसकी वजह से जो साइज है वो मोर और लेस रहेगा, क्या, सेम। ठीक है, इसी की वजह से यहां पे रेडियस पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आप यहां पे समझ सकते हैं, when we move from chromium to copper there is an increase in nuclear charge, thus there should be decrease in size, but the increased number of d electrons that causes the shielding effect, and that shielding effect, though very poor, that compensates the increased effect of nuclear charge, and because of that the size neither increases too much neither decreases too much, it remains almost same। लेकिन लास्ट में हम बात करते हैं, तो रूल क्या था, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो साइज डिक्रीज हो रहा है 144 पिकोमीटर से 125 पिकोमीटर, साइज हो गया डिक्रीज। फिर हमने बात की क्रोमियम से कॉपर तक जब जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो सेम रहता है। सेम इसलिए रहता है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नो डाउट डी इलेक्ट्रॉन्स काज पुअर शील्डिंग, लेकिन जब डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तो स्क्रीनिंग का भी इफेक्ट ज्यादा होगा, शील्डिंग का भी इफेक्ट ज्यादा होगा। दैट इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ शील्डिंग कंपनसेट्स द इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, उसकी वजह से साइज ना ज्यादा बढ़ेगा ना ज्यादा घटेगा, तो इसका मतलब इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। लेकिन लास्ट में हम बात करते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक। कॉपर का न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +29, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +30। व्हेन वी मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक, obviously there is increase in nuclear charge, +20 to +30 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज, साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन साइज इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए कॉपर का जो रेडियस है 117 पिकोमीटर है, जिंक का जो रेडियस है 125 पिकोमीटर है। यहां पे रेडियस इंक्रीज हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज जब होगा न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज होगा तब साइज, लेकिन साइज डिक्रीज होने के बदले यहां पे इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है एटॉमिक साइज में इन केस ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक में सारे डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है, एस ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है। जिंक में जब डी ऑर्बिटल भी फिल्ड है, एस ऑर्बिटल भी फिल्ड है, हर किसी ऑर्बिटल में पियरिंग हो रही है। जब पियरिंग हो रही है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी जिंक वाले एलिमेंट में, उसकी वजह से रेडियस जो है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसीलिए यहां पे डिक्रीज होने के बदले रेडियस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जिंक के केस में सारे ऑर्बिटल्स में कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट है। हर किसी ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है जिंक के केस में। हाँ, तो जिंक के केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फैल जाएगा, और आपका एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन इंक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का जो उनका मैग्नीट्यूड है लास्ट वाले एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस का, वो ज्यादा हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द atomic radius or atomic size of d block elements, that is 3D series। लेकिन इसमें हमने दो तीन चीजें पढ़ी है। एक ये, when we move from scandium to zinc there is an increase in nuclear charge from +21 to +30, consequently there is decrease in atomic radius from 144 to 125 पिकोमीटर। वो तो हो गई एक बात। लेकिन फिर हमने क्रोमियम टू कॉपर बात की, लेकिन क्रोमियम से कॉपर की तरफ हम जब जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन साइज डिक्रीज नहीं होता है, वो 117 करके ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। वो सेम क्यों रहता है, बिकॉज क्रोमियम से कॉपर जाते वक्त डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नो डाउट जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे काज पुअर शील्डिंग, लेकिन जब डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाता है, D5, D5, D6, D7, D8, D10, D10 में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब अब वो शील्डिंग ज्यादा करेंगे। जब वो शील्डिंग ज्यादा करेंगे वो इंक्रीज्ड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज को कंपनसेट करेंगे, उसकी वजह से साइज ना तो डिक्रीज होगा ना तो इंक्रीज होगा, वो मोर और लेस क्या रहेगा, सेम। लास्ट में हमने बात की जब हम कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन
यहाँ पे डिक्रीज होने के बदले इंक्रीज हो रहा है साइज। वो इंक्रीज इन साइज इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक के सारे ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जिंक के हर किसी ऑर्बिटल में पेयरिंग हो रही है। जब पेयरिंग हो रही है हर किसी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मैग्नीट्यूड जिंक में सबसे ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जिंक का जो रेडियस है डिक्रीज होने के बदले उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ 3D सीरीज, दैट इज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। अब हम दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस करेंगे। दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, that will be the complex forming tendency of d block elements. d block elements या elements of 3D series, elements of 3D series स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो elements आते हैं वो कैसे complexes बनाते हैं, यानी कि कैसे वो coordination compounds बनाते हैं, वो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टी में complex forming tendency of d block elements। ये वाली प्रॉपर्टी जो है complex forming tendency of d block elements यूजुअली एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस वाले पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमें डिस्कस करना है जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, स्पेशली फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना पाते हैं, वो हमें इसमें डिस्कस करना है। तो हमें पता है 3D सीरीज में जो पहला एलिमेंट आता है दैट इज स्कैंडियम, और लास्ट वाला एलिमेंट जो 3D सीरीज में आता है दैट इज जिंक। When we move from scandium to zinc, स्कैंडियम में d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 3D में एक इलेक्ट्रॉन, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसमें अभी भी है। लेकिन जिंक के केस में 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि d ऑर्बिटल जिंक में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। लेकिन स्कैंडियम और जिंक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, चाहे आप वेनेडियम की बात करो, आयरन की बात करो, क्रोमियम की बात करो, मैंगनीज की बात करो, या खुद स्कैंडियम की बात करो, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक डी ऑर्बिटल की प्रोग्रेसिव फिलिंग होती है। डी में या तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है, या 2 या 3 या 6 या 5 या 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं। जिंक के केस में डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जो स्कैंडियम और जिंक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होंगे। दे आर पार्शियली फिल्ड, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो। जैसे क्रोमियम में डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है। जैसे आयरन में डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वहां पे भी है। या अगर आप निकल का केस करोगे, निकल के केस में डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वहां पे भी है। दैट मीन्स जो 3D सीरीज में जिंक को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बाकी है उनमें, या कॉपर को छोड़ के जितने भी बाकी एलिमेंट्स है उनमें पार्शियली फिल्ड क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल का पार्शियली फिल्ड होना इसका मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, they are electron deficient. The elements of first transition series, that's from scandium to zinc, जो स्कैंडियम से जिंक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, निकल, वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं, यानी कि वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हुए होते हैं। इसकी वजह से हम कहते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो वो एक्ट क्या करेंगे? लेविस एसिड्स, दे विल एक्ट एज Lewis acids. All the transition elements which have partially filled or incompletely filled or empty d orbitals, they are regarded as electron deficient substances and they can act as what? Lewis acids. तो कहने का मतलब ये है d block elements
या उनके आयन्स किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर आप लोगे, Fe2 पॉजिटिव ले लो, Fe3 पॉजिटिव ले लो, Mn मैंगनीज ले लो आप +5 +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या है? दे विल एक्ट एज लेविस एसिड्स या दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। जब भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से दे विल ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल आपकी क्लियर करने के लिए मैं यहां पे आयरन वाला एलिमेंट ले लेता हूं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 26, और आयरन में आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d6 4s2। आयरन हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6 4s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3 पॉजिटिव, आयरन इन 3 पॉजिटिव स्टेट अगर मैं लूंगा तो क्या होगा? 4s के ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे और 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो 4s 0 बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो 3d5 बच जाएगा यहां पे, और यहां पे आपका बचेगा और आर्गन। दैट मींस Fe3 पॉजिटिव हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5। तो यहां पे d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 एंड 5। तो d ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड 5 d ऑर्बिटल्स है इसमें। इसके बावजूद जो 4s ऑर्बिटल था वो तो खाली है, 4p ऑर्बिटल भी खाली होगा, 4d ऑर्बिटल भी खाली होगा, इवन 4f ऑर्बिटल भी खाली होगा। तो आयरन के केस में एक तो d ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वहां पे है स्टेबल बनने के लिए, d5 से d10 बनने के लिए। लेकिन यहां पे 4s 4p 4d भी वैकेंट है। इसका मतलब है जो Fe3 पॉजिटिव है, it is electron deficient because it has lost 3 electrons. In addition to this, its d orbitals are partially filled. In addition to that, its 4s orbital, 4p orbital, 4d and 4f orbitals are also vacant. That means जो iron 3 positive है, ये कोई सिंपल आयन नहीं है। सिंपल आयन जब ये नहीं है, इसका मतलब है ये कौन सा आयन है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बनने का मतलब लेविस एसिड बनेगा। जब लेविस एसिड बनेगा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकता है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सबस्टेंस के साथ, जिसको हम लिगेंड कहते हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सबस्टेंस के साथ, लिगेंड के साथ, लेविस बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और उनसे इलेक्ट्रॉन छीन सकता है या उनके इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब देख लीजिए यहां पे, तो मैंने यहां पे NH3 लिया है, NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, यहां पे भी NH3 लूंगा मैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी NH3 मॉलिक्यूल है, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पे भी NH3 मॉलिक्यूल है, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां से और एक NH3 मॉलिक्यूल है, इस पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी NH3 मॉलिक्यूल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बीच में कौन है? Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इट कैन एक्ट एज लेविस एसिड। जब ये लेविस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के साथ, जिसके पास लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, उनके साथ रिएक्ट करके उनसे इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये इनसे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी लेगा इलेक्ट्रॉन, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे भी इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे करके आयरन 3 पॉजिटिव जो है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो एक्ट करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दे विल एक्ट एज लिगेंड्स और लेविस बेसिस। लेकिन जो आयरन 3 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा। इसका मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट्स or their ions in ground state or in any oxidation state, they have partially filled or empty orbitals or incompletely filled orbitals. Due to that reason they are electron deficient, and due to that thing they can accept electrons from ligands or Lewis bases and can form what? Coordinate bonds. तो और एक एग्जांपल मैं यहां पे दे देता हूं। आपके पास निकल है, निकल जो है वंस अगेन ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनाइल लिगेंड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बोनाइल लिगेंड में ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, लेकिन डोनेट एक ही करेगा क्योंकि इसमें डोनर साइड जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? दो। जब एक बार ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दूसरी बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा ये। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो है, ये भी डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। निकल पे कोई चार्ज है ही नहीं। निकल का चार्ज क्या है यहाँ पे? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डेप्शन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन डेप्शन फिर भी है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। इसमें भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उसको छोड़ के इसमें 4 डी ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं, उसकी वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा। और इन एडिशन टू दैट कार्बोनाइल आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये इसके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की पेयरिंग करवाएगा। जब ये पेयरिंग करवाएगा उसकी वजह से इसके बहुत सारे ऑर्बिटल्स जो है एस ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट हो जाते हैं। और वैकेंट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद कौन सी बॉन्ड्स बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो निकल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या कोई भी एलिमेंट ले लो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में, वो एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना पाते हैं। तो ऐसे करके वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस वाली प्रॉपर्टी पे क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यूनिट में हम पढ़ते हैं कैसे एक डी ब्लॉक एलिमेंट या आयन सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन एक्ट करता है। तो कैसे वो इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, या कैसे वो कॉम्प्लेक्सेस फिर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होते हैं, कैसे हम उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर सारा वो डिफाइन करते हैं। वो आपने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा है। दिस वाज द फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमने आज पढ़ी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, दैट वाज एटॉमिक साइज। उसके बाद जो हमने पढ़ा लिटिल बिट आइडिया रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, क्योंकि ये मैं ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके बारे में एक यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। इंशाल्लाह सून वी विल बी कमिंग विद अनदर लेक्चर। टिल देन खुदा हाफिज।